हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी एग्ज़ाम एसेंशियल सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस करता हूं, उसकी प्रीलिम्स और मेंस लेवल एनालिसिस करते हैं। आप अपने आंसर्स, मेंस के आंसर्स सबमिट कर सकते हो इस लिंक पर। ये लिंक आपको दी हुई है। जैसा कि लास्ट यस्टरडे के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं अब थोड़े वीडियोस छोटे रखूंगा बिकॉज वेरी सून दिस सीरीज इज़ अबाउट टू गेट ओवर। और आप में से बहुत से लोगों ने अभी भी आंसर्स लिख के सबमिट नहीं करते हैं, अभी भी आप लोग नहीं यूज़ करते हैं इस सीरीज़ को, तो इसीलिए थोड़ा सा बफर टाइम आपको दिया गया है कि आप इसका बेस्ट यूज़ अभी भी कर पाएँ। चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। जरा इसका मतलब समझते हैं और ये देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं गवर्नेंस, ये चीज़ क्या होती है। देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने गवर्नेंस का मीनिंग बोला है एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, पावर का एक्सरसाइज करना जिससे आप कंट्री की जो चीज जो कंट्री है उसको आप मैनेज कर पाओ, इसको बोला जाता है गवर्नेंस। किसी भी टाइप का पावर का एक्सरसाइज करना सो दैट आप कंट्री को मैनेज कर पाओ, ये गवर्नेंस होता है। अब अक्सर जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक और टर्म जो साथ में आता है दैट इज गवर्नमेंट। और एक जो बात दिमाग में आती है कि गवर्नमेंट में और गवर्नेंस में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये डिफरेंस को बहुत इजीली समझा जा सकता है अगर हम एक ऐसा क्लासरूम का सेटअप इमेजिन करें। किसी एक क्लासरूम में ये जो आपके सामने ये एक टीचर है। टीचर क्लासरूम में कुछ ना कुछ रूल्स बनाती है। आपने देखा होगा टीचर कोई ना कोई रूल बनाएगी कि कौन स्टूडेंट कहाँ बैठेगा, किस ऑर्डर में रीडिंग होएगी, क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, टाइम टेबल क्रिएट होता है। ये जो रूल बनाने का काम है ये करती है गवर्नमेंट। हमारे देश में भी जो रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ये काम करती है गवर्नमेंट। गवर्नेंस होता है इन्हीं पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरह से एक टीचर क्लास में जो रूल्स बनाएगी उसको जब वो इम्प्लीमेंट करेगी इन स्टूडेंट्स के ऊपर और उसके थ्रू इन स्टूडेंट्स की अच्छी स्टडीज होगी, उसको बोला जाएगा गवर्नेंस। जैसे कि हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जब ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में, तो वो बोला जाता है गवर्नेंस। सो गवर्नमेंट वो जो कि रूल बनाती है और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो गवर्नेंस होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस होता है। हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर या उससे रिलेटेड एक्सेसरीज में फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल टेंजिबल थिंग्स आर हार्डवेयर, जिनको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, हार्डवेयर। बट इनके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं विच आर इनटेंजिबल इन नेचर, जिनको आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, दैट इज द सॉफ्टवेयर। सो गवर्नेंस सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट हार्डवेयर है। समथिंग विच यू कैन टच, फील, विच यू नो एग्जिस्ट, दैट इज गवर्नमेंट। बट वो जो काम करती है दैट इज गवर्नेंस। अब होता क्या है कि जो गवर्नेंस होती है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट यही एक स्टेक होल्डर नहीं है। गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेट। जैसा कि आपको पॉलिटी में पता है कि स्टेट जो होता है ये एक ब्रॉड टर्म होता है, इसमें गवर्नमेंट और उसकी सारी एजेंसीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं गवर्नेंस में, तो पहला तो है खुद खुद गवर्नमेंट, दैट मीन्स स्टेट। बट बाकी स्टेक होल्डर्स भी है, सिटीजन, मार्केट, सिविल सोसाइटी, ये भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। मैं एक बार आपको जरा ये दिखा देता हूँ कि कैसे ये सारे स्टेक होल्डर मिल करके गवर्नेंस करवाते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी का। आप देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक है इसका पूरा मैनेजमेंट करना और रोड सेफ्टी इंश्योर करना, ये काम एक गवर्नेंस का काम है। अब इसमें देखिए जो स्टेक होल्डर है, 4 स्टेक होल्डर, स्टेट, देन मार्केट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स, ये चारों कैसे पार्टिसिपेट करते हैं अब इसको देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। स्टेट जो है दैट मीन्स गवर्नमेंट है, वो लॉज बनाती है, रोड पर साइंस इंस्टॉल करती है, कहाँ पार्किंग हो सकती है, कहाँ लोगों की स्पीड लिमिट क्या होती है, ट्रैफिक लाइट सेट करती है। पुलिस ऑफिसर्स इन्हीं रूल्स को एनफोर्स करते हैं, स्पीडिंग देखते हैं, ये सब काम सरकार का है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, जो मार्केट है, वो देखिए इसमें क्या करती है।
गूगल मैप्स जैसी कंपनीज जो होती हैं वो ट्रैफिक से रिलेटेड एप्स प्रोड्यूस करती हैं जिसका यूज़ करते हैं ड्राइवर्स, जिनसे उनको पता चलता है कहाँ से किस रास्ते से जाना है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है कहाँ कम है। जो ऑटो मेकर्स होते हैं, कार बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो अपनी कार्स में सीट बेल्ट्स लगाते हैं, एयरबैग्स लगाते हैं, जिनसे कि रोड सेफ्टी इंश्योर होती है, स्पीड लिमिट लगाई जाती है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं कि जब ब्रेक लगाए तो गाड़ी जो है वो स्किड ना करे, फिसले नहीं। तो ये गवर्नेंस में रोड सेफ्टी इंश्योर करने में प्राइवेट प्लेयर्स का भी है। देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो भी काम हो रहा है हमारे देश में, जो अच्छा काम हो रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी, उसमें पहला काम तो सरकार करती है। सरकार ने लॉज बनाए, रूल बनाए, ट्रैफिक लाइट बनाई, वो सरकार ने करी। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स है, मार्केट है, वो भी अच्छा काम करती है। वो क्या करती है, वो अपनी गाड़ी में ऐसी चीज़ें लगाती है जिनसे लोगों की जानें बचती हैं, जिनसे बेटर होता है। अब हो सकता है ये रूल्स इनके लिए बनाया जाएगा, भाई रूल लॉज जो हैं वो इनके लिए बनाए जा सकते हैं, बट काम कौन करेगा, प्राइवेट प्लेयर ही कर रहा है। थर्ड थिंग होती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटीज़ में एनजीओज, मीडिया, ये सब लोग आ जाते हैं। ये भी काम करते हैं गवर्नेंस में। कैसे, भाई ये लोग रोड सेफ्टी के लिए कैंपेन चलाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि उन्हें रोड में कैसे रहना है, कैसे चलना है। अब हाल फिलहाल में गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा केस हो गया था रोड सेफ्टी से रिलेटेड, खानापाड़ा साइड में न्यूज़ में आया था। अभी उसमें क्या देखिए, अगर मीडिया ने जो उस न्यूज़ को इतना एक्सटेंसिवली कवर करा कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आई कि भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कम स्पीड पे गाड़ी चलाएं और बहुत रात में अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ना चलाएं, या जो भी उस केस का था, मुझे इतना तो डिटेल नहीं पता उस केस की, बट जिस तरह से मीडिया ने कवर करा, मैंने ये जरूर देखा कि बहुत से लोग बहुत सेंसिटिव हो गए इस बात को कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है हमको रोड सेफ्टी का ध्यान रखना। तो ये रोल सिविल सोसाइटी का था। और फोर्थ होता है गवर्नेंस में सिटीजन। एज अ सिटीजन हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमको जो भी यहाँ पर सरकारें कर रही हैं उनके लिए करना पड़ेगा। जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, उन्होंने जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी हमें प्रॉपरली यूज़ करना है। अगर सीट बेल्ट है तो सीट बेल्ट लगानी है, सिर्फ सीट बेल्ट होने से नहीं होगा। तो ये सिटीजन्स का भी रोल है। तो देखा जाए ये सब है गवर्नेंस में चारों स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन। सिटीजन फॉलो करते हैं, सरकारें रूल बनाती हैं, प्राइवेट सेक्टर उन रूल्स के अकॉर्डिंग एंड सिटीजन्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम करता है, एंड सिविल सोसाइटी अवेयरनेस देते हैं एज वेल एज सिटीजन्स को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और सरकारों को प्रेशर देते हैं एज वेल एज बाकी लोगों पर प्रेशर देते हैं। तो ये चारों का रोल होता है गवर्नेंस में। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि ये गवर्नेंस के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। तो देखिए अगर बात करें पहले से, मतलब हिस्टोरिकली क्या था, तो ब्रिटिश टाइम पर, उस टाइम पर तो जो गवर्नेंस थी उसका मेन पर्पस होता था, जो ब्रिटिश हमारे जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो अच्छे से इंडियंस को कंट्रोल कर पाए। आपको पता है ब्रिटिश जो थे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडियंस को उतना डेवलप करने में। उनका मेन इंटरेस्ट था इंडिया से एक्सप्लॉयटेशन करके अपनी कंट्री को रिच बनाने में, पावरफुल बनाने में। तो उन्होंने गवर्नेंस भी ऐसी ही करते थे जिसमें कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद में गवर्नेंस का जो नया ऑब्जेक्टिव था वो था सिटीजन को एम्पावर करना, सिटीजन अपना काम अच्छे से कर पाए, सिटीजन अच्छे डेवलप हो पाए, उनकी लाइफ अच्छी हो, ये ऑब्जेक्टिव था। जिस तरह से देखिए जो कोच होते हैं हमारे, जैसे राहुल द्रविड़ जी पहले क्रिकेट कोच थे, उसके बाद गौतम गंभीर थे। अब इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं उनको एम्पावर करा जाए। एक अच्छा कोच वही है जो टीम मेंबर्स को एम्पावर करता है, वो अपना सबसे अच्छे तरीके से अपना जो भी शॉट है, जो भी वो शॉट लगाना चाहते हैं वो अच्छे से शॉट लगा पाएं। सिमिलरली जैसी वो बॉल डालना चाहते हैं वैसा वो बॉल डाल पाएं। वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है वो जो गवर्नेंस करती है उसका भी पर्पस है कि वो एम्पावर करे अपने सिटीजन्स को, ये पर्पस है। इसके एस्पेक्ट्स जो होते हैं एम्पावर करने के, वो होते हैं सबसे पहली चीज सिटीजन का वेलफेयर एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन, ये पहला एस्पेक्ट होता है। अब जैसे राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में अब इंक्लूडेड होता है। और ये चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होना, इससे सिटीजन का वेलफेयर होता है और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड बात है डिसेंट्रलाइजेशन पावर का। सेंट्रलाइज्ड तरीके से जो सरकारें होती हैं वो कभी भी गवर्नेंस प्रॉपरली नहीं कर सकती। सिटीजन का एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि सिटीजन्स जो हैं उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से लोकल लेवल पर उनको उनकी जो भी उनको
रिक्वायरमेंट्स है वो लोकल लेवल पर फुलफिल हो, सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती। इससे फ़ायदा ये होता है कि लोकल लेवल की जो डिमांड्स होती हैं, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती हैं। और इसीलिए बोला जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, तभी गवर्नेंस प्रॉपर होती है। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है उसकी बात करी जा रही है, इनको पावर दी जाती है कि ये लोकल लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करें। थर्ड होता है रिसोर्स का मैनेजमेंट। रिसोर्स का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से फाइनेंशियल, ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज जो हो उनका यूज़ हो। जैसे आप देखिए, अगर सरकार को अगर आप देखो तो सरकार क्या करती है, वो लोग जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं उनको पिनलाइज कर सकती है, या वो लोग जो कि वाटर को वेस्ट करते हैं उनको पिनलाइज कर सकती है। तो अब ये क्यों करती है? सो दैट रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। अगर कोई वेस्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, अगर कोई सही से यूज नहीं कर रहा है, तो जरूरी है कि उसको रिसोर्स कम मिले और जिनको जरूरत है उनको मिले। ये भी गवर्नेंस का पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेसेस। गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों का उस पर फेथ आए, और ये तभी होएगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। इसके लिए RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। गवर्नेंस जो एस्पेक्ट है उसका एक एस्पेक्ट है कि रूल ऑफ लॉ, लॉ के आगे सब बराबर है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। जो सिटीजन्स है उनको खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है गवर्नेंस में, तभी गवर्नेंस हो सकती है। नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। हर कोई इंक्लूडेड है इस गवर्नेंस में और सब लोग बराबरी से पार्टिसिपेट करेंगे। इक्विटी है, हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पार्टिसिपेशन मिल पाता है, दैट इज इक्विटी। तो यहाँ पर ये बातें बोली जा रही हैं, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस। अच्छा, ये तो पूरी बात हो गई कि भाई क्या क्या एस्पेक्ट है गवर्नेंस के। अब इसके बाद हम लोग अगली बात पर आ जाते हैं, एंड दैट इज गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। नाउ सी, गुड गवर्नेंस देखा जाए तो वो गवर्नेंस जो है उसी का ही एक रिलेटेड एस्पेक्ट है। देखा जाए तो ये जो बात बोली गई है, एस्पेक्ट्स बोले गए हैं गवर्नेंस के, जो गुड गवर्नेंस है इनसे कोई बहुत अलग नहीं है, बहुत अलग चीज नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि गवर्नेंस के जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं, जो बेस्ट तरीके की गवर्नेंस है, उसी को ही गुड गवर्नेंस बोला जा रहा है। देखिए, जब कॉलोनियल टाइम्स थे उस टाइम पर तो गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होता था कंट्रोल इस्टेब्लिश करना। हाउएवर बाद में जब कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो ऑब्जेक्टिव हुआ एम्पावर करना। बट वो एम्पावर कैसे करा जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है गुड गवर्नेंस का। ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, UNDP ने दिया था, और इसमें इसका ऑब्जेक्टिव था, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको बाद में इसी बात को एम्फेसाइज करा कि गवर्नमेंट इस तरह से चले कि उनके जो सिटीजन्स है उनका बेस्ट इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। इसको बोला जा रहा है कि गुड गवर्नेंस है। एक ऐसा मॉडल गवर्नेंस का जहां पर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव, इफेक्टिव है। जनरली इतनी बड़ी डेफिनेशन से अच्छा लोग क्या करते हैं, 8 पैरामीटर्स जो हैं या 8 पिलर्स जो होते हैं गुड गवर्नेंस के, उसको याद कर देते हैं और उसको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इन 8 पिलर्स को। ये पिलर्स है अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंसस। मैं काम करता हूँ एक एक करके इन सारे जो पैरामीटर्स है, ये पिलर्स है, इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला पिलर है कि पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए गवर्नेंस। गवर्नेंस वो अच्छी होती है जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग खुद अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और इसके लिए लोगों को लगना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। जैसे देखिए, एक फैमिली में आप मान लीजिए कोई मूवी का प्लान बनता है तो सबसे पूछा जाता है, बच्चों से और हस्बैंड वाइफ सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या करना है, मूवी देखनी है, किसको देखना है, क्या कौन देखना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर सबसे ओपिनियन लिया जाता है तो एवरीवन फील्स की पार्टिसिपेशन उनका भी है। वैसे ही गुड गवर्नेंस में भी ज़रूरी होता है कि पार्टिसिपेशन है, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, जब सब कोई पार्टिसिपेट करता है तो ज़रूरी नहीं है हर कोई सेम ही बात बोले। भाई हो सकता है हस्बैंड का कोई अलग मूवी देखने का मन है, वाइफ का अलग है, बच्चों का अलग मूवी देखने का मन है। अब इसमें क्या होता है, कंसेंसस आ जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इसमें एक बार सब लोग बोल देंगे कि ठीक है चलो इस बार पापा जो देखना चाहते हैं उनकी मूवी देखेंगे उस बार,
लेकिन अगली बार जो मम्मी देखना चाहती है, माँ देखना चाहती है, उनकी मूवी देखेंगे, उनकी पसंद की। तो ये होता है कंसेंसस ओरिएंटेशन अप्रोच। हर कोई अग्री कर रहा है कि ठीक है भाई, हम एक तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। गुड गवर्नेंस में ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, पार्टिसिपेशन भी हो और कंसेंसस भी वहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। ये आप समझते ही हो, आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है रूल ऑफ लॉ में, अपने पॉलिटी में। तो ये चीज़ आप समझते हो कि लॉस जो है वो हर किसी को इक्वली अप्लाई होते हैं, हर किसी पर। जिस तरह से स्कूल के रूल सारे स्टूडेंट्स पर भी इक्वली अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सरकार से रिलेटेड वो हर किसी के पास है, हर किसी के पास एक्सेसिबल है, सो दैट हर किसी को पता है कि कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नेंस है वो ऐसे हो रही है कि जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शन के लिए वो दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। दैट मीन्स अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसने जो भी काम कर रहा है अगर उससे कुछ गलती है तो वो उस गलती के लिए अकाउंटेबल होल्ड करा जा सकता है। उसको पता है कि जो भी वो सही करेगा गलत करेगा उसके लिए उसको होल्ड कर दिया जाएगा अकाउंटेबल, उसको जवाबदेही होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही होना। ही विल बी आंसरेबल टू अ पर्सन। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि जो भी पब्लिक के इश्यूज हैं उनको टाइमली एड्रेस करना, इसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिव होना। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग बड़े ओवरलैपिंग होते हैं, समझिएगा। सबसे पहले एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा काम करना, दैट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट वो पर्सन है जो अगर 1 घंटे में पढ़ के पेपर पास कर ले तो बोला जाता है कि वो एफिशिएंट है, क्योंकि वो 1 घंटे में पढ़ के पेपर पास कर लिया। इफेक्टिव वो पर्सन होता है जो कि बिल्कुल प्रिसाइज होता है, जितना बोलता उतना करता है। दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 1 घंटे पढ़ता है और पेपर पास कर लेता है तो वो एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई 10 घंटे पढ़ता है और उसके बाद में 100 में 100 मार्क्स ले आता है तो वो बोला जाता है कि वो इफेक्टिव है, पूरे मार्क्स लाया। फुल मार्क्स अगर कोई लाता है 10 घंटे पढ़ के तो उसको इफेक्टिव बोला जाएगा, बिकॉज जिसने पूरा काम कर डाला। अब इफेक्टिव में कोई अगर ज्यादा टाइम ले कम टाइम ले इससे मतलब नहीं है, टाइम कितना भी लो लेकिन जितना बोला उतना करना है तो बोला जा रहा है वो इफेक्टिव है। एफिशिएंट वो जो कम से कम चीजों में ज्यादा प्रोड्यूस कर दे वो एफिशिएंट होता है। गुड गवर्नेंस में दोनों ही चीजें होनी चाहिए, इफेक्टिव भी हो एज वेल एज एफिशिएंट भी हो। इससे क्या होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, कम से कम रिसोर्स में काम करो और जिनको टारगेट कर रहे हो उनके लिए भी काम करो, सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसको बोला जा रहा है, ये क्या चीज है? देखिए इंक्लूसिव का मतलब है हर किसी को इंक्लूड करा जाना चाहिए, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप को, जैसे जो डिसेबल्ड होते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं या विमेन जो होती हैं, इन सब के लिए स्कीम बन रही है। या फिर जैसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, PVTGs, इन सब के लिए काम हो रहा है। तो इनको बोला जा रहा है कि इंक्लूसिवनेस है, इन सब का भला हो रहा है। इक्विटी वर्ड जो होता है इसका अपने आप में जो मीनिंग होता है ये थोड़ा सा समझना पड़ता है इक्विटी, और इसको अक्सर कंफ्यूज करा जाता है इक्वालिटी के साथ में। देखिए इक्वालिटी जो इजी समझना है, हर कोई बराबर है, दैट इज इक्वालिटी। इक्विटी इसका मतलब है कि हर कोई अपने अपने लेवल पर इक्वल लाना होएगा सबको। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी जगह पर इक्विटी है तो इसका मतलब कि वो पर्सन जो कि ज्यादा डिसएडवांटेज है उसको ज्यादा सपोर्ट करा जाएगा, ये इक्विटी है। लेकिन अगर सबको समान रूप से एक समान सपोर्ट करा जा रहा है तो ये इक्वालिटी है। सो इक्वालिटी में हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन इक्विटी में जो जितना डिसएडवांटेज्ड है उसको उतना ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उतना ज्यादा हेल्प करी जाती है। दिस इज इक्विटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। अब गुड गवर्नेंस में बोला जाता है कि इक्विटी भी होनी चाहिए एज वेल एज इंक्लूसिवनेस भी होनी चाहिए, हर किसी को इंक्लूड करा जाना हो रहा होता है। सो दैट इज द इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। देखिए ये जो सारी बातें हैं ये याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और गुड गवर्नेंस की किसी भी बात पे ये जान है, पूरी के पूरे डिस्कशन की जो कोर जान है वो यही है, 8 थिंग्स। इसको याद करने का एक तरीका भी है, इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है,
एंड दैट इज पार्टी करे। इसको याद करने का एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज पार्टी करे। पार्टी करे देखिए कैसे याद करना है, PARTI, TI इसको करेंगे हम लोग, और उसके आगे करे के लिए CRE कर देंगे, पार्टी करे। तो देखिए कैसे याद रहेगा, P से पार्टिसिपेटरी हो जाता है, A से अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, R से रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, या रूल ऑफ लॉ भी आप ले सकते हो, रूल ऑफ लॉ हो जाता है, T से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। तो पार्टिसिपेशन हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। अब आ जाता है I से इंक्लूसिवनेस हो जाता है, I से इंक्लूसिवनेस हो जाता है, C से अपना कंसेंसस ओरिएंटेड हो जाता है, R से रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, एंड E से इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट, ये दोनों हो जाता है। सो ये 8 जो फैक्टर्स होते हैं गुड गवर्नेंस के, आपको याद होने चाहिए। इसको आपको एग्जाम्पल देके जनरली अपने आंसर्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब अगली बात पर आ जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसको कैसे कर रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि गवर्नमेंट कैसे करती है। जैसे गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। ई गवर्नेंस के थ्रू सरकार जो होती है रिस्पॉन्सिव होती है, एफिशिएंसी लाती है। भाई अब देखते हो सरकार जो है ई गवर्नेंस के वेरियस लाती है इनिशिएटिव्स, जैसे एस्केलेशन मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, टाइम फ्रेम जो सेट हो जाएगा जिसमें सारे के सारे जो केस मैटर्स हैं आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में वो डिस्पोज करे जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ ही सत्यजीत सर ने इसको कवर भी करा था। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ ई गवर्नेंस, एफिशिएंट होती है। राइट टू पब्लिक सर्विसेज है, जैसे आसाम में राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट होता है, तो इससे रूल ऑफ लॉ है, हर किसी को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। सिर्फ तो ये बोला जा रहा है कि ये सब इनिशिएटिव्स है जिनसे गुड गवर्नेंस होती है। अब जैसे सेवा सेतु जो है आसाम में, RTPS पोर्टल जो है, तो ये भी बोला जा रहा है गुड गवर्नेंस का है। सिमिलरली शिक्षा सेतु जो है ये भी ई गवर्नेंस का मेजर में होता है, इससे भी बेटर तरीके से गुड गवर्नेंस हो रही है। कहने का मतलब है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं गुड गवर्नेंस के, जिनके थ्रू वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं और इससे गुड गवर्नेंस है। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर कि क्या बैरियर्स हैं, क्यों नहीं होती है गुड गवर्नेंस इवन तो सरकार इतना सब करती है। सबसे पहला तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है हमारी सरकार का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट मशीनरी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेड टेपिज्म। अब इसको पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लाल फीता शाही। दैट मीन्स जो हमारे सरकारी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनके अंदर एक हेजिटेशन है, वो उतना जल्दी काम नहीं करते, मेनी टाइम्स जल्दी आगे नहीं बढ़ते, बहुत ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जिसको बोला जाता है, दैट इज रेड टेपिज्म। नेक्स्ट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं हो रही है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल इश्यूज है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गांव पंचायत जो होती है या म्यूनिसिपल बॉडीज जो होती है, उनके पास में सफिशिएंट पावर्स होती ही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स भी होते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे वॉचडॉग्स होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ये एंटी करप्शन जो कमीशंस हैं, वो जनरली अंडर रिसोर्स्ड और ऑटोनॉमी नहीं होती है उनकी खुद की, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर ही वो डिसाइड करते हैं। जुडिशियल बैकलॉग, कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग होते हैं। इनएफिशिएंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल हॉस्पिटल ये नहीं है, तो इनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, है ही नहीं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस। करप्शन है ये एक इशू, गुड गवर्नेंस में प्रॉब्लम। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, इसकी वजह से पार्टिसिपेशन नहीं होती है। फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर यहाँ पर रह रहा है। स्किल्ड पर्सनल नहीं है, वो लोग नहीं है जो अच्छे से चीज़ें बता पाएँ, लोगों को समझा पाएँ कि उन्हें कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे बनाने हैं गुड गवर्नेंस के मेजर्स। अब ई गवर्नेंस करनी है बट उसके लिए स्किल्ड पर्सन भी चाहिए जो बता पाए कैसे यूज़ करना है। डिजिटलाइजेशन बहुत कम हुआ है, डिजिटल इनिशिएटिव सरकार लाती है बट उतने अच्छे यूज़ नहीं होते। फर्दर मोर यूज़ होते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा रिस्क रहता है। अब देखिए हाल फिलहाल में डिजिटल अरेस्ट, ये इतना न्यूज़ में चल ही रहा था। देन देयर इज सोशल इनइक्वालिटीज़ और एक्सक्लूजन होता है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते, सोसाइटी में इनइक्वालिटी इतनी है। एंड देन लास्टली बोला जा रहा है इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नए बैरियर्स बन के आ रहे हैं जो कि गुड गवर्नेंस नहीं होने देते। इनको कैसे एड्रेस करा जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब सिंपल मतलब होता है ट्रेनिंग देना। लीगल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, नए लॉज लाने की ज़रूरत है, डिजिटल लिटरेसी और प्रमोट करने की ज़रूरत है, और सिटीज़न की अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं अपने जनरली लेक्चर्स में करता हूँ, सारी बातों को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर मैंने समराइज़ किया है और यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जिनको आप कर सकते हो अटेम्प्ट।
पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोर प्रिंसिपल्स पूछेगा या गुड गवर्नेंस के एज आउटलाइंड, ये तो आप बता ही सकते हो, और उसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि कैसे इसको भारत सरकार इंप्लीमेंट करती है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस जो है वो दैट इज एसेंशियल फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड सिटीजन एम्पावरमेंट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेलिवेंट एग्जाम्पल। सबसे पहले इसमें आप बताओगे गवर्नेंस क्या है, फिर बताओगे गुड गवर्नेंस क्या है, फिर बताओगे कि वो कैसे इक्विटेबल डेवलपमेंट और सिटीजन एम्पावरमेंट करती है। इसके लिए जो उसके 8 पिलर्स हैं वो सारे के सारे आप 8 पिलर्स इसमें बताओगे कि क्या उसके 8 पिलर्स होते हैं और कैसे वो सिटीजन का इक्विटेबल डेवलपमेंट करता है, हर किसी को टारगेट करता है। उसके लिए बताओगे इंक्लूसिविटी होती है, देन इक्विटी उसमें हो रही होती है, कैसे सरकार कर रही है, एंड देन सिटीजन का एम्पावरमेंट कैसे होता है, पार्टिसिपेशन होता है, ये सारी बातें आप बताओगे और इसके एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताना है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और आप इनके आंसर्स सबमिट कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।